precancerous lesions, and is proficient in robotic surgery, hysterectomy, fertility sparing surgery, pelvic surgery, gynae cancer surgery, etc. आज हम बात करेंगे robotic applications in gynecology के बारे में, latest technology and updates with regards to this. We are also streaming this session as a podcast by the name Hello Apollo on Spotify, iTunes, Google Podcast and Amazon Music. Big thank you to our viewers and listeners for tuning in and making us grow to such large numbers. Once again, I welcome our very own Dr. Faki Agarwal into our live session and podcast. Over to you, Dr. Faki. Thank you, Dr. Sushila. I'm excited to take this forward with you. Sure, Dr. Faki. So we begin with the first question. What are some of the primary benefits of using robotic technology in gynae surgery compared to traditional methods? So first of all, I want to say that although we are talking about robotic technology today, it's not a new technology. It has been around for the last 20 years. In the States, it was the first to be adopted, followed by all across the world. And India also, we have the benefit of using this technology for the last many years. So the reason we are using it so frequently is because it has definite patient benefits in gynecology for both benign and malignant conditions. And the biggest advantage is that it has greatly reduced the number of open surgeries now in these domains. So in fact, in gynecology, robotic surgery has shown the sharpest increase in benefits. So some of these benefits I will outline today. सबसे पहले तो जो इसका हम बेनिफिट देखते हैं, क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट्स इतने छोटे और इतने प्रिसाइज होते हैं, इनके साथ जो सर्जरी करी जाती है वो बहुत ही प्रिसीजन से करी जाती है, बहुत सटीकता से करी जाती है। दूसरा, जब हम इतनी प्रिसाइज सर्जरी करते हैं, टिश्यू को बहुत क्लोजली देखते हैं, तो उसको जब हम डिसेक्ट करते हैं तो ब्लड लॉस भी बहुत कम होता है, क्योंकि हम एक एक ब्लड वेसल को बहुत महीनता से देख पाते हैं और उससे ब्लीडिंग प्रिवेंट कर पाते हैं। तीसरा जो इसका फायदा होता है, क्योंकि ये सर्जरी इतने छोटे छेदों से होती है और इतनी प्रिसीजन से होती है, जो टांके होते हैं वो भरने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, तो बहुत जल्दी टांके भर जाते हैं। और जब हम इसको मरीज के सेंस में बोले तो मरीज को क्या फायदे होते हैं? पेन बहुत कम होता है क्योंकि छोटे छेद से सर्जरी करी गई है। डिस्कम्फर्ट बहुत कम होता है सर्जिकल साइट पे, क्योंकि सर्जरी बहुत प्रिसीजन से करी गई है। ब्लड चढ़ाने की ज़रूरत बहुत कम पड़ती है, क्योंकि जब ब्लड लॉस ही नहीं हुआ तो ब्लड चढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं है। इवन जो पेशेंट्स अनीमिक हैं टू बिगिन विद, जो सर्जरी से पहले भी जिनका हीमोग्लोबिन कम है, उनका बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस नहीं होता इस तकनीक के द्वारा। सो इसलिए वो एक फ़ायदा होता है। लेकिन जो सबसे बड़ा फ़ायदा जो पेशेंट्स को होता है वो ये है कि वो उसी दिन चल फिर सकते हैं, उठ के बैठ सकते हैं, अपना खाना पीना रिज्यूम कर सकते हैं, और मोस्टली हम उनको नेक्स्ट डे घर भी भेज देते हैं। सो इवन इफ इट इज़ अ मेजर गायनी सर्जरी, जिसके लिए पहले पेशेंट्स 4 या 5 दिन हॉस्पिटल में भर्ती रहते थे, इस टेक्नोलॉजी के द्वारा, इतनी प्रिसीजन के द्वारा उनका हॉस्पिटल स्टे भी कम हो जाता है, वो अपनी एक्टिविटी पे भी जल्दी वापस जा सकते हैं। सो दिस इज द रीजन दैट इट इज अ टेक्नोलॉजी व्हिच इज नाउ बीइंग वाइडली अडॉप्टेड अक्रॉस द वर्ल्ड। Can you give us some examples of such procedures where robotic technology has been particularly effective? Yes. So जो हमारी गायनी की जो कॉमनली परफॉर्म सर्जरीज होती हैं, एक तो सर्जरी होती है फॉर फाइब्रॉइड्स जिसको बोलते हैं मायोमेक्टमी। तो इसमें क्या है, जो बेसिक सर्जरी होती है उसमें हमें फाइब्रॉइड को यूट्रस से अलग करना होता है, और उसके बाद जहाँ से अलग किया है या जहाँ यूट्रस में कट दिया है उसको सूचर करना होता है। अब रोबोटिक प्लेटफॉर्म की वजह से हमें, क्योंकि इतना मैग्नीफाइड और इतना अच्छा 3D विजन दिखता है, हम फाइब्रॉइड को जब यूट्रस से सेपरेट करते हैं तो हम उसको बहुत क्लीनली सेपरेट करते हैं, तो डिसेक्शन प्लेन बहुत साफ होता है। उसके बाद जब उसको सूचर करते हैं तो वो बहुत फाइन तरीके से सूचर होता है, जैसे कि आपने अपने हाथ से सूचर किया हो। तो जो ओपन सर्जरी के जो बेनिफिट हैं वो हमें इस टेक्नोलॉजी के थ्रू मिलते हैं कि हम इसको जब सूचर करते हैं तो इट इज लाइक वी वर यूजिंग आवर ओन हैंड्स टू सूचर, एंड दैट इज व्हाई इट इज सो प्रिसाइज। सो nowhere the robot replaces the surgeon। जो रोबोट के हाथ हैं वो सर्जन के हाथ की ही फिनेस है, बट वो उसको एनहांस कर देते हैं। तो इसलिए मायोमेक्टमी में इसका बहुत अच्छा रोल है, क्योंकि मायोमेक्टमी हम उन लेडीज में करते हैं जिनको आगे प्रेगनेंसी चाहिए।
तो अगर हमारी डिसेक्शन प्रिसाइज होगी, ब्लड लॉस कम होगा और हीलिंग बहुत अच्छी होगी और सर्जरी के बाद एडहेजन नहीं बनेंगे, तो ये सारे एक पॉजिटिव फैक्टर्स हैं आगे जाके सक्सेसफुली कंसीव करने के लिए. So that is why in myomectomy, robotic surgery has a very good role, better than all other conventional techniques. जो ओवेरियन सिस्ट होते हैं या ओवरी के ट्यूमर होते हैं, उनको भी रोबोटिकली टैकल किया जा सकता है. अगर कोई ट्यूब्स में कोई पैथोलॉजी है, जैसे किसी के ट्यूब्स अगर बंद हुए हैं पहले से और उनको जोड़ना है दोबारा, या ट्यूब्स की कोई रिकंस्ट्रक्शन करनी है, तो उसमें भी नॉर्मली अगर हम ओपन सर्जरी करते हैं तो हमें एक माइक्रोस्कोप यूज करना पड़ता है, बिकॉज वो बहुत छोटा टिश्यू होता है, उसको पास से देख के प्रिसीजन से. लेकिन जो रोबोट है वो इनबिल्ट एक तरीके से हमारा माइक्रोस्कोप भी है और हमारी आईज भी है, तो वी आर एबल टू मैग्नीफाई एंड सी वेरी वेल. ये तो हो गए जो नॉन कैंसरस चीजें हैं. जो कैंसरस बीमारियां हैं जिनमें रोबोट का रोल बहुत अच्छा और जिसके आउटकम्स बहुत अच्छे देखे गए हैं, वो है बच्चेदानी का कैंसर, एंडोमेट्रियल कैंसर. तो इसमें जब हम रोबोटिक के द्वारा सर्जरी करते हैं तो यूट्रस तो निकालते ही हैं क्योंकि उसमें कैंसर होता है, लेकिन जब कैंसर होता है तो उसके आसपास के जो लिम्फ नोड्स होते हैं, जो ड्रेनिंग लिम्फ नोड होते हैं, उन्हें भी हमें निकाल के देखना रहता है कि कहीं कैंसर वहां तक तो नहीं फैल गया है. क्योंकि जो ट्रीटमेंट होता है फर्दर ऑन कैंसर का, चाहे वो रेडिएशन हो चाहे वो कीमोथेरेपी हो, वो सब इस पर डिपेंड करते हैं कि कैंसर कहाँ तक बॉडी में फैला हुआ है. सो जो सबसे बड़ा एडवांटेज है रोबोटिक टेक्नोलॉजी का वो ये है कि इसका जो एक कैमरा होता है उसके साथ हम एक स्पेशल डाई यूज करते हैं, उससे जो लिम्फ नोड है जिसकी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है ऑफ बीइंग इन्वॉल्व बाय ट्यूमर, उसको हम बोलते हैं सेंटिनल लिम्फ. तो उस लिम्फ नोड को हम बिकॉज ऑफ द कैमरा एंड द टेक्नोलॉजी वी कैन विजुअलाइज इट. सो अगर हमारे को 20 लिम्फ नोड्स निकालने हैं और उसमें से पैथोलॉजिस्ट को कैंसर ढूंढना है, या हम पैथोलॉजिस्ट को एक लिम्फ नोड देते हैं जिसमें सबसे हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ कैंसर है और उसमें कैंसर ढूंढना, तो वो बहुत एक आसान चीज वैसे भी हो जाती है. और उसमें पेशेंट की जो मॉर्बिडिटी है, क्योंकि हम बहुत एक्सटेंसिव, हमें जरूरत नहीं पड़ती, सारे लिम्फ नोड निकालने की जरूरत नहीं पड़ती जो कि पहले पड़ती. अब हम सिर्फ वो एक सेंटिनल नोड को मैप कर सकते हैं इस टेक्नोलॉजी के द्वारा. हम उस नोड को निकालते हैं और उसको बहुत क्लोजली माइक्रोस्कोप से देखते हैं. अगर वहां तक कैंसर नहीं फैला है तो ये प्रोबेबिलिटी कि कैंसर और कहीं फैला होगा 1% से भी कम रह जाती है. और अगर वहां तक कैंसर ऑलरेडी फैल गया है तो फिर उससे भी हमें पता चल जाता है कि हमें फर्दर ऑन इस पेशेंट को रेडिएशन देने की जरूरत पड़ेगी. तो कैंसर सर्जरी में यहाँ पे रोबोट का बहुत महत्वपूर्ण रोल आ जाता है, जो कि हम ओपन सर्जरी में और लैप्रोस्कोपी में इतने अच्छे से नहीं कर सकते जितना कि इस टेक्नोलॉजी के द्वारा कर सकते हैं. और इन कैंसर पेशेंट्स को भी हम नेक्स्ट डे या थर्ड डे घर भेज देते हैं, जो कि अगर ओपन सर्जरी हो तो पेशेंट्स 5-6 डेज तक हॉस्पिटल में रहते हैं और उनकी हीलिंग बहुत फास्ट होती है. लिम्फ नोड निकालने की वजह से जो कभी कभी पैरों में सूजन आ जाती है, लिम्फेडिमा जिसको बोला जाता है, उसका इंसिडेंस भी बहुत कम हो जाता है. ये तो हुए फायदे, कुछ रिस्क्स या लिमिटेशंस भी हैं इस टेक्नोलॉजी के. राइट, सो देयर इज नथिंग इन लाइफ, देयर इज नथिंग विदाउट एनी रिस्क. बट हैविंग सेड दैट, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी 20 साल से यहाँ है, हमें पता है ये टेक्नोलॉजी पर से सेफ है. बट जो सर्जरी के कॉम्प्लिकेशन, जो रिस्क रहते हैं, वो सर्जरी के रिस्क जैसे कि हर सर्जरी में होते हैं, ओपन में, लैप्रोस्कोपी में, वैसे ही सेम रोबोटिक में होते हैं. वो साइट स्पेसिफिक होते हैं. अगर पेट की सर्जरी है तो जो रिस्क होते हैं पेट की सर्जरी के वही रहेंगे. सो इसमें कोई एडेड रिस्क नहीं है बाय यूजिंग द टेक्नोलॉजी. लेकिन हाँ, जो एक लिमिटेशन हम कह सकते हैं है इस टेक्नोलॉजी का, क्योंकि ये इतनी एडवांस्ड और इतनी बेहतरीन टेक्नोलॉजी है और अभी बहुत सारी कंपनीज नहीं हैं जो इस टेक्नोलॉजी को बनाती हैं, तो इसलिए शुरू में इसकी कॉस्ट थोड़ी सी ज्यादा है कंपेयर टू अदर टेक्नोलॉजीज. जैसे इंडिया में अभी इलेक्ट्रिक कार लॉन्च हो रही है तो उसकी कॉस्ट इज वेरी हाई. बट जैसे जैसे और कंपनीज इलेक्ट्रिक कार्स बनाने लगेंगी, धीरे धीरे बिकॉज ऑफ मार्केट कॉम्पिटिशन द कॉस्ट विल बिकम कंपेरेबल टू अदर्स. सो सेम वे, अभी पिछले 20 साल से एक ही कंपनी रोबोट बनाती थी, लेकिन अभी इसी साल there are 4 more companies who have adopted this technology as part of their portfolio. तो अब जैसे जैसे और तरीके होंगे, हमें और तरह की रोबोटिक टेक्नोलॉजी अवेलेबल हो जाएगी, इसकी कॉस्ट भी, जो इस समय कुछ लोगों के लिए एक लिमिटिंग फैक्टर रह सकता है, वो खत्म हो जाएगा.
How has the use of robotics impacted the patient experience in terms of surgical outcomes and recovery time? Right. So again, a very good question. As I explained about the technology itself, कि उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम अपने ही हाथ यूज करते हैं, लेकिन हम फाइन इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू. सो इससे पेशेंट के जो आउटकम्स हैं, हम पेशेंट्स के रूटीनली हम इनफैक्ट हम सर्जरी के बाद उनसे बात भी करते हैं, आपको पेन कितना हो रहा है, आपको कितना डिस्कम्फर्ट है, आप खुद से उठ के चल पाओगे. सो ये सब आउटकम्स बहुत पॉजिटिव रहते हैं. पेशेंट्स आर अप एंड अबाउट, उनको लगता है हमारी सर्जरी हुई नहीं. उनको कभी कभी लगता है डॉक्टर साहब मजाक कर रहे हैं कि हमारा तो ऑपरेशन हुआ ही नहीं था, आपने तो हमें बस सुलाया और उठा दिया, क्योंकि हमें पेन ही नहीं है कोई, ना साइड पे पेन है, ना पेल्विक एरिया में पेन है. और उठ के बैठ पाते हैं पेशेंट्स. अगर कैथेटर हम यूजुअली सेम डे भी निकालते हैं तो उठ के खुद से वॉशरूम भी जा पाते हैं. एंड दे आर इन जनरल कंफर्टेबल विद दिस टेक्नोलॉजी. और जो आपने दूसरा सवाल पूछा कि इसमें क्या एडवांसमेंट्स आ रहे हैं, आपने और पूछा था कि इसमें और क्या एडवांस पेशेंट आउटकम्स में. तो ये फायदा है कि पेशेंट की रिकवरी बहुत अच्छी है, तो हॉस्पिटल स्टे कम है, जल्दी अपने घर पे जाते हैं, जल्दी अपने काम पे जाते हैं. So those are the advantages to the patient. Or advancements also, because that is what is in the horizon. What can in the future? What is the horizon is even more interesting. So we used to think this is the high end technology. पर अब इसमें क्या है, इसमें जो और एडवांसमेंट्स आ गई हैं, जैसे पेशेंट के हम रूटीनली MRI स्कैन्स कराते हैं प्रायर टू सर्जरी, कभी कभी कैंसर में प्लानिंग करने के लिए. तो हम इस टेक्नोलॉजी के द्वारा हम वो स्कैन भी इस प्लेटफॉर्म में अपलोड हो जाते हैं. तो जब हम जो अंदर देख रहे हैं और उसका जो कोरिलेशन है विद अल्ट्रासाउंड, वो हमें वहीं ड्यूरिंग द सर्जरी दिख रहा है कि इसका कोरिलेशन विद अल्ट्रासाउंड जो हमें आंख से दिख रहा है और इसके रेडियोलॉजी का क्या कोरिलेशन है. तो उससे भी सर्जरी में बहुत मतलब पेशेंट को इसलिए फायदा होता है कि अगेन डिसेक्शन बिकम्स मोर टारगेटेड एंड मोर प्रिसाइज. जो दूसरे एडवांसमेंट्स आ रहे हैं वो AI बेस्ड है. तो जैसे चैट GPT आ गया और बाकी AI प्लेटफॉर्म्स आ गए, रोबोट में भी अब AI बेस्ड एडवांटेजेस आ गए हैं. तो उसमें अगेन जो आप अंदर देख रहे हो वो उसका एक साइड में 3D मॉडल विद इन द कंसोल कंस्ट्रक्ट कर लेता है. जब आप काट रहे हो तो वो आपको दिखाता है कि आपने कितना डेप्थ में काटा है. ये सब तब जरूरी होता है जब हमें यूट्रस प्रिजर्व करना है. कुछ बीमारियां जिनमें हमें डैमेज्ड पार्ट ऑफ यूट्रस निकालना है और अच्छा पार्ट ऑफ यूट्रस छोड़ना है, तो उसका ब्लड फ्लो देखना जो हम अपने ह्यूमन आई से वैसे नहीं देख सकते. तो उन सब चीज़ों को देखने में लॉट ऑफ एडवांसमेंट्स आर कमिंग इन AI. अभी हम सेम रूम में होते हैं, रोबोट सेम रूम में होता है, पेशेंट सेम रूम में होता है जब हम सर्जरी करते हैं. लेकिन कुछ देशों में अब उन्होंने ये भी इस टेक्नोलॉजी के साथ, बिकॉज ये एक तरह की टेली सर्जरी है, तो अब ये भी शुरू हो रहा है, अभी रिसर्च में है, बट इट विल कम मे बी इन द नेक्स्ट 10-20 years. Surgeon is sitting in one country. The patient who is benefiting with the skill of the surgeon is completely sitting in another country, जहाँ वो physically नहीं travel कर सकता. तो ये भी अब advancements आएंगे with advancements in AI based technology in general. So this is actually a very exciting time for us also as surgeons and also for patients. Yeah. Extremely, very, very exciting indeed. And for which there is another question I would like to ask. Are there some conditions where, such as complex gynae issues, where this has special advantage? Yes, that is the other advantage, and I'm glad we brought up this question, because जो traditionally जो complex cases होते हैं, जिनकी 3-4 सर्जरी हुई हैं, जिनका थोड़ा सा बॉडी वेट ज्यादा है, जिनको और कोमॉर्बिडिटीज हैं, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, उनको वो बहुत अच्छे कैंडिडेट नहीं होते लैप्रोस्कोपी के लिए, क्योंकि वी एक्सपेक्ट द सर्जरी टू बी कॉम्प्लेक्स. तो लैप्रोस्कोपी से हमें वो टच सेंसेशन नहीं मिलता, और भी जो इंस्ट्रूमेंट के लिमिटेशंस होते हैं, उस वजह से हम ऐसे पेशेंट्स को ट्रेडिशनली ओपन सर्जरी ऑफर करते हैं, जिनके 2 या 3 स्कार्स हैं पेट के अंदर. हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सबको चिपका हुआ मिल सकता है, तो उनको हम ट्रेडिशनली ओपन सर्जरी से जा रहे थे. बट रोबोटिक टेक्नोलॉजी इनफैक्ट इन पेशेंट्स में दिखाती है कि आउटकम्स आर बेटर than any other modality, because of surgical precision, because of 3D imagery, because of magnification. तो जिन पेशेंट्स की पहले 1-2-3 सर्जरीज हो चुकी हैं, चाहे वो सिजेरियन हो, चाहे वो कोई और सर्जरी हो, जिनका बॉडी वेट ज्यादा है, खासकर जिनका BMI 30 से ज्यादा है, इनफैक्ट 50+ में तो एक स्टडी हुई थी which said that robotic is better than any other technology.
बिकॉज आपने जो पूरा फैट लेयर है पेट का उसको कुछ भी नहीं छेड़ा, उसमें कुछ भी कट नहीं देना पड़ा आपको, आप सीधा एक छोटे छेद से जो कि 1 सेंटीमीटर से भी कम है यू हैव एक्सेस द सर्जिकल साइट, तो पेशेंट की रिकवरी बहुत फास्ट होती है। तो जिनका BMI ज्यादा है, जिनको डायबिटीज है, हु आर एट मोर रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, ओपनिंग द स्टमक, पूरा अगर हम पेट काट के पूरा बड़ा इंसिजन दें तो उसको हील करने में 5-6 महीने लग जाते हैं, कभी कभी उसमें हर्निया बनने के रिस्क बन जाते हैं क्योंकि बॉडी इम्यूनिटी कम होती है इन सब बीमारियों में। तो जो ओवरवेट हैं, डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव हैं, जिनकी प्रीवियस सर्जरीज हैं, जिनको अनीमिया है, जिनका खुद का हीमोग्लोबिन कम है, जिनको हमको सर्जरी से पहले ब्लड देके हीमोग्लोबिन बिल्डअप करना पड़ता है, इवन ऑन दोज केसेस क्योंकि ब्लड लॉस बहुत कम होता है तो उनको ब्लड भी देने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इनफैक्ट इन कॉम्प्लेक्स केसेस को जिनको हम ट्रेडिशनली ओपन तरीके से टैकल करते हैं, जिनको हम कहते हैं कि दे आर नॉट वेरी वेल सूटेड फॉर लैप्रोस्कोपी, दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स टू बी टैकल्ड बाय लैप्रोस्कोपी, these patients specially benefit with this technology in the hands of an experienced and a skilled surgeon. Great. And what about fibroids? Fibroids में इनका क्या यूज रहता है? रोबोटिक टेक्नोलॉजी का क्या एडवांटेज रहता है? फाइब्रॉइड्स में रोबोटिक टेक्नोलॉजी का एडवांटेज यही रहता है कि क्योंकि हमें दिखता है अच्छे से, हम क्लोजली देखते हैं तो हम उसमें से सिर्फ फाइब्रॉइड वाला पार्ट निकाल सकते हैं, हमें जो नॉर्मल यूट्रस है उसको डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं पड़ती। और जब ऐसा होता है तो पेशेंट के जो जब यूट्रस वापस जुड़ती है सूचर करने के बाद तो वो एकदम स्ट्रॉन्ग तरीके से जुड़ती है। जहाँ पे हमको बहुत ज्यादा डिसेक्शन करना पड़ता है और हमें नहीं क्लियरली दिखेगा, वहाँ पे जब हीलिंग होगी यूट्रस की तो बहुत अच्छी नहीं होगी, तो ऐसे पेशेंट्स को प्रेग्नेंट होने में भी प्रॉब्लम होती है। सो बट विद दिस टेक्नोलॉजी वी आर एबल टू गिव वेरी गुड आउटकम्स इन टर्म्स ऑफ कंसेप्शन ऑल्सो when they undergo myomet. And in endometriosis, is there advantage? Is lab better or robotic surgery better for endometriosis? Okay, that is a question. अगर आप लैब सर्जन से बोलेंगे वो लैब अच्छा है, अगर आप रोबोटिक से बोलेंगे पूछेंगे तो कहेंगे रोबोटिक अच्छा है। क्योंकि मैं लैब और रोबोटिक दोनों करती हूँ, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ये शेयर कर सकती हूँ कि जो रोबोट से हमें प्रिसीजन मिलती है, जो हम उसको क्लोजली देख के सिर्फ एंडोमेट्रियोटिक टिश्यू को रिमूव कर सकते हैं विदाउट कॉजिंग डैमेज टू द सराउंडिंग टिश्यू, जिससे कि पेशेंट का फाइब्रोसिस दोबारा कम होता है। एंडोमेट्रियोसिस के एक क्रॉनिक बीमारी होती है, उसका कोई वन टाइम क्योर नहीं होता। अगर आपकी आज सर्जरी हुई एंडोमेट्रियोसिस के बाद एंडोमेट्रियोसिस वापस आ जाता है 2, 3, 4, 5 साल में वापस, क्योंकि बॉडी की टेंडेंसी है उस चीज के लिए। तो इसलिए एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी कंडीशन है जहाँ बार बार सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है, 3 बार 4 बार। तो वही अगर हम हर सर्जरी को ओपन करें तो कितने एडिशन बन जाते हैं अंदर, हम हर सर्जरी को लैप्रोस्कोपिक करें वो अच्छी चीज है, बट हो सकता है कभी कभी वो इतना सटीकता से ना हो क्योंकि बहुत छोटे छोटे डिपॉजिट है जो सिर्फ मैग्नीफाई करके दिख सकते हैं, तो उनको हम ना टैकल करें, वो दोबारा ग्रो हो जाए। रोबोट के साथ डिसेक्शन का एडवांटेज है, पहले मल्टीपल सर्जरी भी हो चुकी हैं तब भी एडवांटेज है, और क्योंकि इतने अच्छे से दिख रहा है तो हम उसको सक्सेसफुली टैकल करने में भी it is a bigger advantage. As a person I can say between the cases I have done laparoscopically and robotically, endometriosis is one of them which is a good candidate for robotic surgery. So we come to the end of our brief interview, Dr. Paki, but at the end, what is the most important message जो आप हमारे viewers and listeners को देना चाहोगे? जो most important message मैं अपने viewers और listeners को देना चाहूँगी वो ये है कि इस टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ फियर्स हैं, कुछ मिसकंसेप्शंस हैं, जिसकी वजह से लोगों को लगता है कि हमें इस टेक्नोलॉजी के द्वारा सर्जरी नहीं करानी चाहिए। तो उनको अले करने के लिए मैं चाहूँगी कि आप इसके बारे में थोड़ा रिसर्च करें, थोड़ा पढ़ें, थोड़ा हमसे बात करें। वी आर ऑलवेज देयर टू गिव इंफॉर्मेशन टू यू एंड हेल्प यू मेक अ डिसीजन on when and if ever you need surgery, what is the right modality for you to go ahead. Thank you so much, Dr. Paki Agarwal, for joining us and enriching us with a very, very motivating message. To our listeners and viewers, if you need any professional help, you can reach out to us through the details mentioned below or through our social media handles. To know more about healthcare and our upcoming episodes, do follow, subscribe and share this message with your family, friends and loved ones. We will be back with another specialist discussing another interesting topic next week. For any suggestions regarding the topic discussed today,
DM us on our social media handle, Apollo Hospitals Delhi. We will be happy to connect. Till then, stay happy and healthy. Thank you. This is your host, Dr. Sushila, signing off.